कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बताया। पीएम ने कहा कि ये कानून महिलाओं को नई ताकत देगा और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में देश ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। दरअसल 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत आने वाला ये कानून लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में भी 33% हिस्सा महिलाओं के लिए तय किया गया है। हालांकि इस कानून का क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन के बाद ही संभव होगा, यानी 2029 तक इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष इसके समय और मंशा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय,
इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। साफ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जहां महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं इसकी टाइमिंग और लागू होने की प्रक्रिया को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा कांग्रेस ने अनुशासनहीनता पर बड़ा एक्शन लिया है। राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप में पार्टी ने अपने ही 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इस फैसले से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग के मामले में कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने अपने 5 विधायकों शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह को निलंबित कर दिया। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति और कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में इन विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बाद मामला केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। केंद्रीय अनुशासन समिति ने राज्य नेतृत्व की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के 5 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया, सढौरा, रतिया, पुन्हाना एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक क्रमशः श्रीमती शैली चौधरी, श्रीमती रेणु बाला, सरदार जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास तथा मोहम्मद इजराइल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई प्रदेश अनुशासन समिति की सिफारिश तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के उपरांत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि संबंधित विधायकों ने हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध मतदान कर गंभीर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, जो संगठनात्मक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्णय सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों और अधिकृत रुख के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सारा विस्तार के साथ इस पर चर्चा हुई है पार्टी में। हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी, पार्टी के विधायक दल के नेता वो पोलिंग एजेंट के तौर पे थे और उसके बाद में जो डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन कमेटी में ये मैटर गया, उन्होंने सबके साथ में चर्चा की, बात की, नोटिस भेजा, उनके जवाबों का भी पूरा उन्होंने उस पर अध्ययन किया और उसके बाद में सारा विचार विनिमय करके और वो नतीजे पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रभारी के जरिए जो कांग्रेस नेतृत्व को रिपोर्ट गई और उन्होंने फैसला लिया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों के साथ में इस तरह का ये फैसला होना चाहिए था। पहले ये ले लिया होता जब कार्तिकेय शर्मा बने थे और करण चौधरी ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया था। अगर उस समय फैसला ले लिया होता तो शायद ये हिम्मत नहीं पड़ती। और ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का पार्टी हाईकमान का, स्टेट की जो हमारी पदाधिकारी से, अध्यक्ष से, हमारे नेता विपक्ष से, जितने भी कांग्रेस पार्टी के ये फैसला लिया, मैं दिल की गहराइयों से पूरी पार्टी हाईकमान का, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छा बड़ा फैसला लिया। अगर यही फैसला
जब पहला राज्यसभा चुनाव हुआ, जो किरण चौधरी जी ने टिक मार करके जो वोट कैंसिल करने का काम किया, उसी पे फैसला हो जाता। तो आज जो 5 विधायकों ने अपना वोट क्रॉस करने का जो काम किया, मेरा ये मानना है कि आज ये हालात नहीं होते, ये दिन नहीं देखने पड़ते। देर आए दुरुस्त आए। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा फैसला है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि राज्यसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना गंभीर अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने इन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद समिति ने 5 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी। सस्पेंशन के बाद ये नेता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित रहेंगे, लेकिन विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। हालांकि सदन में उन्हें पार्टी के व्हिप का पालन करना अनिवार्य होगा। इस सभी कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि संगठनात्मक अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। इस घटनाक्रम के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दल भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के इस सख्त फैसले से साफ है कि पार्टी अब अनुशासन को लेकर कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई के सियासी मायने क्या निकलते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। इस बार जनगणना को डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद स्वगणना कर इस अभियान की शुरुआत की और प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 16 अप्रैल से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 30 अप्रैल तक स्व जनगणना की सुविधा दी गई है, जिसमें नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि विकसित हरियाणा और विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमारी जनगणना हमारा विकास विजन के तहत इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। हम सब के लिए ये बहुत खुशी का विषय भी है कि आज जनगणना का ये प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। हम सब ये भी जानते हैं कि यदि आंकड़े सटीक होंगे तभी योजनाएं प्रभावी होंगी, न्याय संगत होंगी और प्रदेशवासियों को मैं ये भी कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आप अपने परिवार की इसमें सही जानकारी और सटीक जानकारी भरें। सही जानकारी से ही प्रदेश की विकास की गति बनेगी। मैंने स्वयं उसको भरा है, भर करके उसको मैंने सबमिट किया है। मैं ये पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह सकता हूं कि यह बेहद सहज, समय की बचत करने वाली ये प्रक्रिया है, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल के माध्यम से हम गति से भी काम कर सकते हैं, पारदर्शिता से भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी, सटीक जानकारी हम घर बैठे ही दे सकते हैं। मैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक से ये आग्रह भी करता हूं कि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने समय अनुसार घर बैठे अपनी जानकारी इसमें दर्ज कराएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है। इसका उपयोग केवल सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे किसी भी
व्यक्ति, संस्था, एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। स्व जनगणना के लिए नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर मोबाइल नंबर से OTP द्वारा लॉगिन करके परिवार और घर का ब्यौरा भरें। प्रक्रिया पूरी होने पर एक 11 अंकों की अनूठी स्व गणना ID मिलेगी, जिसे भविष्य में आने वाले सरकारी कर्मचारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया डेटा को सटीक बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी परिवार गणना से ना छूटे। स्व गणना के बाद 1 मई से 30 मई 2026 तक मकानों की सूचीकरण का कार्य होगा। ये डिजिटल जनगणना डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेगी। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। स्व गणना के बाद अगला चरण 1 मई से 30 मई तक चलेगा, जिसमें मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से हो रही ये जनगणना न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि विकास योजनाओं को और सटीक बनाने में मदद करेगी। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सही और पूरी जानकारी देकर इस अभियान को सफल बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बेमौसम बरसात से प्रभावित गेहूं की फसल को लेकर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की भी सरकारी खरीद संभव हो पाएगी, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। हरियाणा में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद के मानकों में ढील देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत अब 70% तक चमक हो चुके यानी लस्टर लॉस वाले गेहूं की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की जाएगी। इतना ही नहीं, टूटे और सिकुड़े दानों की स्वीकार्य सीमा को भी बढ़ाकर 6% से 15% तक कर दिया गया है। इसके अलावा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और खराब दानों की कुल सीमा 6% तक तय की गई है। आज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद हुए एक पखवाड़ा हो चुका है। अब तक करनाल जिले की बात करें तो 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बार जो रही है वो मौसम की मार की रही है। मौसम की मार की वजह से गेहूं की पैदावार भी प्रभावित हुई है, वहीं गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ा था। गेहूं की फसल में लस्टर लॉस के कारण जो है खरीद एजेंसियां ऐसा गेहूं खरीदने में गुरेज कर रही, जिससे आढ़ती भी परेशान थे और किसान भी परेशान थे। लेकिन अब सरकार ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है और लस्टर लॉस को लेकर और खराब दाने को लेकर कुछ नियमों में परिवर्तन दी है या कहीं ढील दी गई है, जिससे अब मंडी व्यवस्था पुनः जो है पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष है जय भगवान गोयल जी, उनसे बात कर लेते हैं। जय भगवान जी, क्या कुछ निर्देश जो है प्राप्त हुए हैं लस्टर लॉस को लेकर? देखिए, कल भारत सरकार के ऑर्डर आ गए हैं कि 70% तक लस्टर लॉस जितना गेहूं होगा दाना दाना सरकार खरीदेगी। उसमें डैमेज की मात्रा भी बढ़ा दी है, डिस्कलर की भी बढ़ा दी है, अन्य सुकड़े सभी प्रकार के दानों की उसमें बढ़ा दी है। अब जिस प्रकार की सरकार के मांग आई है उसके अनुरूप गेहूं आ रहा है और सरकार ने आज आश्वस्त कर दिया, अधिकारियों से मेरी बात हुई है कि आज की डेट में दाना दाना परचेज गेहूं का कर लेंगे, जो पेंडिंग पड़ा था कई दिनों से सिर्फ लस्टर लॉस के चक्कर में। तो परचेज के लिए तो सरकार के अधिकारियों ने बोल दिया हम दाना दाना आज परचेज कर लेंगे फुल। लस्टर लॉस क्या है, किस वजह से लस्टर लॉस हो जाता है? लस्टर लॉस जैसे पका हुआ गेहूं होता है ना, उसके ऊपर बारिश हो जाती है तो जो उस पर लाल गेहूं का जो रंग होता है बढ़िया वाला, वो बारिश पड़ने से सफेद हो जाता है और उसमें उसकी क्वालिटी भी हल्की हो जाती है, दाना सिकुड़ा बन जाता है, डैमेज बढ़ जाता है गिरने से, ओलावृष्टि से जो नीचे गिर गया उससे डैमेज बढ़ जाता है। तो इसलिए सरकार को फिर अब किसानों का दाना 1-2% तो सरकार कर भी ले। अब सारा ही माल जब लस्टर लॉस हो गया तो लेना तो पड़ेगा सरकार को। तो सरकार ने इसलिए जनहित का फैसला लेते हुए सरकार का कल ये लेटर आ गया अभी लस्टर लॉस गेहूं सरकार की तरफ से घोषित कर दिया और दाना दाना लस्टर लॉस गेहूं खरीदेगी। तो बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से किसान हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि बरसात की वजह से लस्टर लॉस की जो समस्या थी उसका समाधान करते हुए सरकार ने अब ये ऐलान कर दिया है, पत्र जारी कर दिया मंडियों में कि 70% लस्टर लॉस का गेहूं भी जो है वो खरीदने के लिए खरीद एजेंसियां तैयार हैं। इसके साथ साथ
जो काला दाना होता है गेहूं में या जो सिकड़ा हुआ दाना है उसकी भी जो मात्रा है वो 15% तक बढ़ा दिया। इससे किसान को सीधे रूप से फायदा मिलेगा। यानी कि ये फैसला खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी फसल बारिश के कारण खराब हो गई थी और जिन्हें मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती थी। सरकारी एजेंसियां अब इन ढीले मानकों के तहत गेहूं खरीदेगी, जबकि ऐसे अनाज को अलग से स्टोर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये निर्णय हरियाणा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। सरकार के इस फैसले से साफ है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका फायदा जमीनी स्तर पर किसानों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते सोने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह के निशाने पर आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े नाम भी रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सस्ते सोने का झांसा, करोड़ों की ठगी। गुरुग्राम पुलिस का बड़ा खुलासा। नकली सिक्कों से बड़ा खेल। 4 आरोपी गिरफ्तार, गैंग बेनकाब। हाईवे पर चुनते थे अमीर शिकार। पहले भरोसा, फिर बड़ा धोखा। 25 साल पुराना ठगी नेटवर्क। गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते सोने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले असली सोना दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे और बाद में उन्हें पीतल यानी नकली सोने के सिक्के देकर करोड़ों की ठगी कर लेते थे। इस गिरोह ने एक शिकायतकर्ता से करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपए नकद और 50 तोला सोना ठग लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख 5,700 रुपए नकद और 678 ग्राम सोना बरामद किया है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टरमाइंड पिछले 25 साल से इस तरह की ठगी में सक्रिय था और देश के अलग अलग राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। इतना ही नहीं, इस गैंग के तार बॉलीवुड तक भी जुड़े हुए नजर आए। अभिनेता आदित्य पंचोली से 25 लाख रुपए की ठगी की गई, जबकि सलीम खान के पीए से भी करीब 20 लाख रुपए ठगे गए। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास थे, 2 करोड़ 49 लाख समथिंग। पूरा 100% मनी हमने रिकवर कर लिया है। 500 ग्राम के आसपास गोल्ड था, वो भी हमने 100% रिकवर कर लिया। रिकवरी 100% है। अभी तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऑपरेट किया है इसने। देखिए, अपराधी बड़ा शातिर है। एक बार उसने सिक्का दिया, दूसरी बार 2 सिक्के दिए, उसके बाद 4-5 दिए, उसके बाद फिर उसने 6-7 सिक्के दिए और उसके बाद उसने पूरा बैग दिखाया और बैग दिखाकर उसने कहा कि जी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। तो उसने अपनी मुट्ठी में कुछ गोल्ड के कॉइन लिए, पूरा बैग हिलाया और उसमें से वही कॉइन निकाल के दे दिए, जिससे पीड़ित को ये लगने लगा, शिकायतकर्ता को, कि ये तो पूरा बैग ही गोल्ड का है। तो शातिर अपराधी है, शुरू से ऐसे ही ऑपरेट करता है, इसीलिए उसने विश्वास जीता। देखिए, इसकी अभी तो मैं ऐसी कोई बात सामने पूछताछ में नहीं आई है। अभी तो इसका पूरा फोकस इस बात पे था कि ये अपनी पत्नी को इलेक्शन जिताए और वहां पर पूछताछ में ये पता चला है कि इसने 4 शादियां की हुई हैं। अभी वो रिमांड के दौरान पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अब पूछताछ के दौरान जिस व्यक्ति की संलिप्तता मिलेगी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वो रीजन स्पेसिफिक नहीं है, इस विषय में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। दूसरा, जनरली जिस जगह का बता रहे हैं मुझे, वहां पर बहुत छोटे लेवल की होती है, इतने बड़े लेवल पर नहीं होती है। इतने बड़े लेवल की कि जिसमें लगभग 3.5 से 4 करोड़ की रिकवरी हो, इस तरह की नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए काफी कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए, ये मास्टरमाइंड है, बाकी सभी लोग इसके साइड किक्स हैं, मतलब इसको सपोर्ट करते हैं। कोई ड्राइवर है, 2 लोग इसके साथ रहते हैं, 2 महिलाएं हैं। उसके अलावा ये गोल्ड कॉइन जिससे बनवाता है तांबे के, फिर गोल्ड प्लेटेड करवाता है। तो मैं यही कहूंगा कि बाकी लोग इसकी सपोर्ट तो करते हैं, तो गैंग मेंबर्स तो अपने आप ही हो गए हैं। हमारी समझ के हिसाब से उन्होंने मामला दर्ज नहीं करवाया। देखिए, सबका अपना अपना रोल है। एक को इसने अपनी बहन बना के वहां पेश किया था और एक को, दूसरी महिला को उसने अपने साथ रखा था जो इसके अपराध में संलिप्त थी। उनकी गिरफ्तारी, उनमें से एक कोटा जेल में बंद है और जो दूसरी है तेजू राठौर,
वो भी कोटा जेल में बंद है, वहां से प्रोटेक्शन लगाकर लेकर आएंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी हाईवे और एक्सप्रेस वे पर महंगी गाड़ियों की रेकी कर अमीर और पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये गिरोह कैसे सक्रिय रहा। जांच के बाद ही इस पर पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबर गरम है में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।